जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी शख्सियत हमारे शो में मौजूद होती है जिनका उर्दू अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। पोइट्री हो गई, राइटिंग हो गई, उस हवाले से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी होती है अपने उर्दू अदब के हवाले से। आज भी उनके हवाले से जो हम बात करेंगे, मैं उनको सिर्फ इतना बताती चलूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है सुनकर कि आप अपने मुल्क में रहते हुए तो उर्दू को तरजीह दें, अपनी पोइट्री के हवाले से जितना भी करें वो बहुत होता है, लेकिन किसी बाहर के मुल्क में रह कर भी वहाँ के कल्चर के साथ अपने कल्चर को प्रमोट करना, उर्दू अदब को जो है वो आगे बढ़ावा देना बहुत एक अच्छा काम होता है और हम सब के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। आज हमारे दरमियान वो मौजूद हैं और उनसे हम उनके इस सफ़र के आगाज़ के बारे में भी बात करेंगे। ये भी पूछेंगे कि ये उनका जो शौक़ था वो किस तरह से आया, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारी वो बड़ी एक मुख्तलिफ फील्ड में गुजारी है, लेकिन फिर आई वो पोइट्री की तरफ, उर्दू अदब की तरफ। तो ये किस तरह से हुआ ये उनसे हम पूछेंगे। आइए वेलकम करते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नाहिद विर्क साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, बहुत शुक्रिया कि आप। नहीं जी, हमारा ये एक ऑनर है कि आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं और जितना अरसा आपने उर्दू अदब पे काम किया है और सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी उस पर वक्फ कर दी, तो हमारा बहुत एक मुझे अच्छा लग रहा है, फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज हम उनसे उन सारी चीज़ों से आपके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपने सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ाई की, उसके बाद आप अमेरिका चली गई, मिशिगन, वहाँ पे आप रहीं, वहीं पली बड़ी, वहीं के कल्चर के साथ आप उठी। और अगर देखा जाए जो डिफरेंट फील्ड के हवाले से मैं बात कर रही थी, आईटी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ था और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आपने जो है वहाँ पर काम किया, तो ये पोइट्री की तरफ जो रुझान था ये कैसे आया? जी, ये बहुत कॉमन सवाल है। बहुत से लोग हैरान भी होते हैं कि मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, एज अ माय प्रोफेशनल इज़ आईटी वेब डेवलपमेंट, तो शायरी बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। लेकिन बात वो आ जाती है कि ये एक आम बंदे के लिए शायद ये मुख्तलिफ हो, लेकिन सिंस आई लिव पोइट्री एंड आई लिव माई प्रोफेशनल लाइफ, तो दोनों बेसिकली जो लॉजिक है, लॉजिक दोनों में पाया जाता है। तो ये हमें एक को दूसरे से कनेक्ट करना होता है। बहुत से वेब डेवलपमेंट में लॉजिक चलता है, इफ़ देन ये होगा तो फिर क्या होगा। अच्छा। तो 1 and 0 ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें स्टेटमेंट्स चलती हैं। इसी तरह जब हम शायरी की तरफ आते हैं तो शायरी में एक शेर होता है, 2 मिसरों का होता है, उनका आपस में तलाज़मा बहुत अहम होता है। हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो अगर हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो शेर फेल हो जाएगा। सही बात इसी तरह हमारे प्रोग्राम होता है कि वो फेल हो जाता है क्योंकि उसका लॉजिक सही नहीं होता है। तो डेप्थ में देखा जाए तो ये एक ही चीज़ आती है। तो क्रिएटिव हैं दोनों, दोनों के लिए आपको क्रिएटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बाकी शायरी की तरफ रुझान तो ये एक तो खुदादाद होता है। आप बचपन में जैसे कि आपने मैंने बताया कि वहाँ हमारी पूरी फैमिली माइग्रेट कर गई थी, लेकिन फाउंडेशन उर्दू की यहाँ से थी। 8वीं तक तो अच्छा खासा आपको एक ग्रिप आ जाती है उर्दू पर। बिल्कुल। तो उसके बाद ये अल्लाह की तरफ से वदीयत थी, ये बात तो हकीकत है। तो उसको फिर पॉलिश किया, जैसे कि आपका इंटरेस्ट होता है बचपन से तो आप उसी की तरफ राग़िब भी होते हैं। आगाज़ आपका बेसिक जो था वो कब हुआ, मतलब आपको ये एक रियलाइज़ कैसे हुआ कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में महारत हासिल करती हूँ, मुझे इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए? ऐसा तो सच कोई आइडिया नहीं था कि मुझे इसमें महारत हासिल करनी है, क्योंकि जब आपकी बिगिनिंग होती है किसी भी फील्ड में आप शौकिया करते हैं, आप पहले तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़। सही। हम कुछ फील कर रहे हैं, हमें उससे एक्सप्लोर करना है, अपना थारसिस करना है, तो ये क्या चीज़ है, किस तरह हम कर सकते हैं। कुछ लोग फाइन आर्ट की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग सिंगिंग की तरफ आ जाते हैं और फिर राइटिंग और शायरी। तो ये मुझे पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था बचपन से। सफ़रनामे मैंने बहुत पढ़े। उसके बाद फिर मैंने नासिर काज़मी की शायरी बहुत इब्तदाई एज में पढ़ी। बिल्कुल, हाँ मैं उसी बात पे आ रही थी कि मोस्टली जो फिर कुछ आपकी इंस्पिरेशंस बन जाती हैं कि किसी को आपको पढ़ने का बड़ा शौक़ होता है, आप उनको कलेक्ट करते हैं। तो कौन से ऐसे नाम हैं जिनके पीछे आप जो थी निकल पड़ी और वहीं से आपने फिर उनकी कलेक्शन पैदा की और फिर आपने आगे उस बारे में कंटिन्यू किया उस चीज़ को? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रही थी कि नासिर काज़मी साहब को मैंने बहुत अर्ली एज में पढ़ लिया, फिर परवीन शाकिर और अमजद इस्लाम अमजद साहब। अच्छा। अहमद फराज की कुछ गज़लें, तो अमजद साहब की कुछ नज़में
जो कि मोहब्बत के ऊपर वो बहुत इंस्पायर करती है ना टीनेजर्स और यंग एज में। ट्रू दैट। तो उनकी नज़में वो आज भी उसी तरह जिंदा हैं जब वो आज से 35 साल पहले थी। सही। तो इनको पढ़ा तो ये लगा कि ये तो कुछ वो फीलिंग्स हैं कि जो हमारे अंदर भी डेवलप होती हैं, हम भी इन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम भी इन्हें लिख के कुछ ऐसा अपने आप को मतलब देखते हैं कि क्या है। तो जो लिखने की शुरुआत हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी। अच्छा। वो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि शायरी भी कोई चीज़ होती है। तो वो ऐसा उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था जहाँ पे मैं रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पर रहते हुए शायरी जो मुशायरा उनसे कोई ऐसा मतलब वो उस माहौल जिस माहौल में हम पले बड़े थे वहाँ पे कोई शायर नहीं था। उसके बावजूद जो है आप इस तरफ आई तो ये तो वो पढ़ने का शौक था, जैसे मैंने कहा, मुताला करने का। तो वो जब मेरे फादर को पता चला कि मुझे शायरी से लगा हुआ है तो फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आपको पढ़ना चाहिए, मुताला करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट हो किसी बात की तो आपको फिर आगे वो बिल्कुल और मोटिवेशन पैदा हो जाती है कि शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उस वक्त तो फिर ये कि पढ़ने का अच्छा कि शेर क्या होता है, शायरी क्या होती है, वो तो ये था कि कुछ अच्छा लग गया तो दिल में बैठ गया, उस दिल तरह में बैठ गया। कभी ये नहीं था, सोचा तक नहीं था कि कभी हम भी शायर बनेंगे। सही बात है। फ्यूचर फोरकास्ट तो ऐसा बंदा नहीं कर रहा होता, बट वो जो एक वो कहते हैं ना बहाव के साथ बंदा चल रहा होता वैसे ही चलता रहता है। अच्छा, आपकी माशाल्लाह से 2 बुक्स आ चुकी हैं, तो मोस्टली जो आपके टॉपिक्स होते थे वो किस तरह के होते थे? अच्छा, शायरी में मैं ये कहूँगी कि मेरी रुमानवी और हिजरो विसाल की जो शायरी होती है, अपने दुख, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों के दुख, वो बयान होते हैं शायरी में। अच्छा, तो दोनों बुक्स आपकी उन्हीं पे फोकस्ड हैं, दोनों के टॉपिक्स जो हैं? देखिए, शायरी में आप टॉपिक को तयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नावल नहीं है कि आपने किस तरह का नावल लिखना है। शायरी हर गज़ल मुख्तलिफ होगी, हर नज़्म मुख्तलिफ होगी। सही। लेकिन आपका कि एक जॉनरा होता है कि आप जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो आपकी शायरी में आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ट्रू दैट, बिल्कुल। नाई जी, 40 रूल्स ऑफ लव, उसको भी आपने ट्रांसलेट किया और एक बहुत बड़ी किताब और तराजुम के हवाले से अगर देखा जाए वहाँ पे भी आपने बहुत सारी ट्रांसलेशंस की, तो इस किताब को भी आपने ट्रांसलेट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये नावल अगर दोस्तों ने पढ़ रखा हो तो उन्हें मालूम होगा कि ये तसव्वुफ़ के ऊपर है, इश्क़ हकीकी के ऊपर है। सही। जो ये 40 रूल्स हैं ये हदीस कुदसी से लिए गए हैं और बेसिक इम्प्लीकेशन जो इनकी है वो ये है कि अगर हम इन रूल्स को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से गुजर सकती है। सही। तो ज़्यादा जब मैंने इस नावल को पढ़ा था तो इरादा नहीं था इसे मैंने करना है तो ट्रांसलेट करना है, बस ये था कि जब पढ़ती गई तो तसव्वुफ़ के ऊपर मौलाना रूम और उनके मुर्शिद शम्स तब्रेज़ की कहानी है। सही। तो मैंने सोचा कि इसको अपने ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए इसको थोड़ा सा उर्दू में कर दिया जाए ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। सही। तो ये था। बाकी मैं शायरी का भी बहुत से नॉर्थ अमेरिकन पोइट्स और अपने मिड ईस्टर्न पोइट्स की शायरी इंग्लिश से उर्दू में मैंने तर्जमा कर रखा है, किया है, और इसके साथ साथ मैं वहाँ पर कोर्ट इंटरप्रेटर भी हूँ जिसमें इंग्लिश टू उर्दू बहुत से केसेस अपनी कम्युनिटी के ऐसे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो उसके ट्रांसलेशन वहाँ जी, तो वो भी है। तो वो क्योंकि एक अरसे से चल रहा था तो ट्रांसलेशन तर्जमा की तरफ फिर इस तरह। अच्छा, तो फिर वो सफ़र चलता गया, कंटिन्यूएशन आ गई। अच्छा, अमेरिका में एक आपकी अदबी तंजीम से भी आप ताल्लुक़ रखती हैं, वो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। बड़ा खूबसूरत उसका आपने नाम भी है, मजलिस वर्क। तो किस तरह की ये तंजीम है, इसमें क्या होता है? ये एक अदबी तंजीम है, मजलिस वर्राक। अच्छा, वर्राक, ओके जी। तो ये बेसिकली हमारे एक बुज़ुर्ग सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका मज़ार मेलसी साइड पाकिस्तान में है, तो अबू बकर वर्राक के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये नाम वहाँ से हमने किया। हमारे वहाँ यहाँ पर भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, हमारे कुछ दोस्त इसी के अंडर अपने प्रोग्राम्स करते हैं, और मिशिगन में इसके अदबी कोई भी प्रोग्राम हो तो ये मैं अपनी तंजीम के थ्रू करती हूँ। अच्छा, आप नज़में भी लिखती हैं? जी, मैं नज़में कोई शायर ऐसा नहीं, लेकिन बेसिकली नज़में तो होती हैं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे गज़ल की शायरा हूँ। अच्छा, और उन दोनों में भी अगर हम टॉपिक्स के हवाले से, कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात करें तो किस तरह के आप कॉन्सेप्ट्स को और टॉपिक्स को लेकर चलती हैं? देखिए, ये डिफ़ाइन नहीं होता है, आप पहले से डिफ़ाइन नहीं करते। अच्छा, कुछ भी आपके आमद आ जाए और फिर वही बहुत
कम ऐसा होता है कि आप किसी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हों, उस पर सोच रहे हों और आपके जहन में हो कि हाँ मैं इस पे लिखना चाहती हूँ, तो वो फिर ये है कि आप थोड़ा होमवर्क, कुछ थिंकिंग प्रोसेस आपका चलता है, होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादातर ऐसा होता है कि यू डोंट प्लान कि मैंने इस चीज़ पे लिखना है। अच्छा, वो अचानक से ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा। नज़्म का तो ये है कि आपको पहली सतर से लेकर आखिरी तक एक ही टॉपिक के ऊपर आपको अपनी ग्रिप रखनी होती है। सही। नज़्म इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन ए गज़ल। गज़ल में हर शेर में मुख्तलिफ मौजू हो सकता है। अच्छा। मुख्तलिफ टॉपिक को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गज़ल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रदीफ़ काफ़ी, आपने उसी एक ही बहर को फॉलो करना होता है। अच्छा। आज़ाद नज़्म में ये होता है कि आपको एक टॉपिक को फॉलो करना होता है, जो कि कहीं पे भी अगर आपकी जो उस पर ग्रिप है अगर वो कमज़ोर होगी तो नज़्म हाथ से गई, नज़्म हाथ से गई और वो एक अट्रैक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी उसके अंदर। बिल्कुल, फिर रीडर को भी पढ़ते हुए फील होता है कि ये कुछ लग रहा है कि हम अपनी राह से हट गए। जी जी सही। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़ाहिर है उर्दू अदब का जो एक रिवाज यहाँ पर है, अगर उसका डिफरेंस हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो वहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं या और भी जितने भी रिलीजन्स हैं, उनके अंदर आप उर्दू अदब को किस तरह से देखती हैं लोगों में? देखिए, सबसे पहले तो उर्दू अदब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि उर्दू पढ़ना, लिखना, समझना, बोलना जानते हैं। सही। आप वहाँ की जो अमेरिकन कम्युनिटी है उन्हें तो उर्दू से कोई सरोकार नहीं है। सही। हाँ, अगर कोई अमेरिकन प्रोफेसर है या टीचर है या उससे उर्दू उसने पढ़ रखी है, वो समझता है, तो डेफिनेटली वो अदब की तरफ उनका रुझान होगा। क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन साउथ एशियन डिपार्टमेंट में उर्दू एक भी पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो उनके वो प्रोफेसर थे और वो अक्सर हम नशिस्त वहाँ पे किया करते थे, तो उनमें वो आया करते थे। तो शायरी का उन्हें शौक़ था, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे। लेकिन उसके अलावा अगर हम कहें कि अमेरिकन आएंगे तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि दे उर्दू उनकी ज़ुबान नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे शो में इस तरह के राइटर्स और पोइट्स आ रहे होते थे जिनसे मुझे इस चीज़ का ज़रूर आइडिया हुआ कि जब वो लोग वहाँ जाके ये मुशायरे करते हैं या इस तरह के कुछ अदबी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो बड़ा लोग अच्छे उस तरीके से इंटरेस्टली उसको जो है वो फॉलो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जी डेफिनेटली, क्योंकि एक तरह से वहाँ पर हम इसे बतौर इवेंट लेते हैं। अच्छा। अदबी इवेंट है और वहाँ के जो हमारे नामवर शोरा यहाँ से या हिंदुस्तान से जाते हैं, उनकी शायरी उन लोगों ने पढ़ रखी होती है। तो उनको एक तरह से वो होता है, ओ अच्छा फ़लाँ शायर आ रहे हैं तो हमें उनसे मिलने का शौक़ है, उनको इन पर्सन हम लाइव सुनेंगे। तो ये फिर लोग मुशायरों में जैसे कि होते हैं उनको अटेंड करते हैं। लेकिन अदबी हवाले से वहाँ पर कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई अदबी ऑर्गेनाइजेशन ना हो। अच्छा। अपने तौर पे हर कोई मुट्ठी भर जो होता है ना कि वो अपना हिस्सा डाल रहा है उर्दू की प्रमोशन के लिए। सही। एक वजह तो ये होती है कि उनका खुद ज़ाती लगाव होता है। बिल्कुल। दूसरी वजह ये होती है कि अपने बच्चों को वो कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा माहौल है। सही। ऑल दो कि बहुत से बच्चे उर्दू शायरी, उर्दू अदब की तरफ नहीं आते हैं, उर्दू लिटरेचर की तरफ नहीं आते हैं, 100 में से एक आध आ भी जाता है। वही बात है ना, माहौल एक आपको इतना मुख्तलिफ मिला हुआ है, सराउंडिंग्स में आपके जितने लोग हैं, जो आपका सोशल सर्कल है वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का है। उसमें रहते हुए भी अगर आप अपनी तहज़ीब को, आपकी अपनी जितना भी उर्दू की ये अदबी दुनिया से ताल्लुक़ चीज़ें रखती हैं उसको अगर आप लेकर चलें तो बड़ा एक मुश्किल काम है मेरे ख़्याल से। मुश्किल काम तो होता है, लेकिन बात वही आ जाती है क्योंकि हमारी इसको वही लेके चलेंगे जिनकी फाउंडेशन अपने मुल्क के साथ वाबस्ता है और घर का माहौल कुछ इस तरह का कुछ हो ऐसा। और माहौल आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसे भी माहौल देखे घरों के जहाँ पे माँ बाप को तो उर्दू लिटरेचर से बहुत लगाव है लेकिन उनके बच्चों को नहीं होगा, वो उर्दू तक बोलना तक नहीं जानते। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये डेफिनेटली हर घर का माहौल डिफरेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि उनको टच दे दिया जाता है कि उनके जहन में होता है कि अच्छा जी दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बिल्कुल। और वही ना, अक्सर लोगों के मैंने सुना है कि जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं और जो फैमिलीज पूरी वहाँ पे माइग्रेटेड है कि वो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं बच्चों को फिर घर में उर्दू बोलना है, उर्दू का दामन नहीं छोड़ना, अपना तलफ़्फ़ुज़ प्रॉपर रखना है, ये नहीं है कि अंग्रेज़ बन जाओ पूरे के पूरे। अब वहाँ पर ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी अगर हम उर्दू बोलेंगे तो उन्हें इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश तो उन्हें आनी है। बिल्कुल सही बात है। रह रहे हैं उर्दू से वो
उनको हो सकता है कि वो मात खा जाएं, लेकिन इंग्लिश तो ऐसा हो नहीं सकता। तो लेकिन अगर वहाँ का जो बच्चे हैं बोर्न एंड रेज्ड हैं वो ज़्यादातर फिर अगर लिखते भी हैं तो फिर इंग्लिश का डेफिनेटली होता है। बिल्कुल। शायरी के बारे में तो यही कहा जाता है कि जिस जुबान में आप सोचते हैं उसी ज़बान में आप एक्सप्रेस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम उर्दू में सोचेंगे तो डेफिनेटली उर्दू में अपने एक्सप्रेशन लेकर आएंगे। सही है। खैर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी गुफ्तगू हो रही है नज़्मों के हवाले से, गज़लों के हवाले से, तो मैं चाहूँगी कि कुछ आप हम अपना कलाम भी हमें सुनाएं। जी ज़रूर, थैंक यू। ये आजकल इस डिवाइस में पूरी सब कुछ इसी में ही है। जी। तो मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, हाँ, मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। क्या बात है, वाह वाह। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, वाह। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, और तो रज जगह कोई नहीं दोस्त। क्या बात है। और तो रज जगह कोई नहीं दोस्त, तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तू मुरादों भरा जज़ीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। वाह, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। कितनी शफ़ाफ़ हैं तेरी आँखें, कितनी शफ़ाफ़ हैं तेरी आँखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। वाह वाह। कितनी शफ़ाफ़ हैं तेरी आँखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। बेतलब ही लपेट लेती है, बेतलब ही लपेट लेती है, खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, वाह। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। वाह वाह। इसको झेला है जानती हूँ मैं, इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिज्र जैसा खला कोई नहीं दोस्त। सुभान अल्लाह। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, उससे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। और इसी तरीके से लिखते रहिए, इसी तरीके से जो है वो इंस्पिरेशन दूसरों के लिए बनती रहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों के होते हुए हमें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि उर्दू अदब हमारी ज़िंदगी से निकल जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाहिद साहिबा, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। एंड आपको रश भी करना है, बहुत सारी मसरूफियात आपकी हैं, फिर भी आप यहाँ पर आएँ, उसके लिए बेहद शुक्रिया। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।